हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आर यू डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल हमने जो है सेशन को क्लोज किया था। आज उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कैसे हुआ और किन किन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया और पूरी प्रक्रिया क्या थी। हम इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि इटली जो है वो छोटे छोटे वर्ग समूहों में बटा हुआ था। इटली छोटे छोटे वर्ग समूहों में बटा हुआ था। ये ये उस समय की बात है जब 1830 उसके आसपास आसपास की सारा मतलब घटनाक्रम चल रहा था। 1830 के आसपास का उस समय इटली छोटे छोटे वर्ग समूह में बटा हुआ था। और वहाँ पे जैसे छोटे छोटे गैरिबल्स, जो वहाँ के छोटे छोटे कम्युनिटी के समूह होते हैं उनको गैरिबल्स बोलते हैं। गैरिबल्स बोलते हैं और उनको मिला के एक छोटे छोटे मतलब एक देश जैसी एक देश या कम्युनिटी जैसा एक ग्रुप बना हुआ था जिनको जिनको हैब्सबर्ग कहते थे। और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो एक साम्राज्य का रूप बना हुआ था, लेकिन किसी में कोई भी यूनिटी नहीं थी, कोई भी एकता नहीं थी। अच्छा, ये समस्या एक ऐसी थी जो वहाँ पे भाषा के चलते भी उत्पन्न होती थी, क्योंकि पूरे इटली में इटालियन लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी। कुछ जगहों पे फ्रांसीसी बोली जाती थी, कुछ जगह स्पेनिश बोली जाती थी, कुछ जगह कोई और लैंग्वेज बोली जाती थी। इसलिए अलग अलग भाषा होने के चलते उन लोगों में एक एकीकरण या यूनिफिकेशन नहीं हो पाता था, जिसके चलते वो एक दूसरे के प्रति आत्मीयता ही नहीं दिखा पाते थे और वो छोटे छोटे अलग अलग समूहों में बटे हुए थे। सिचुएशन आती है 1830 के आसपास। 1830 के आसपास जब ये परिस्थिति बनती है तो उस समय इटली में एक नेता उभरता है जिसका नाम था जोसेफ मैत्सिनी। जोसेफ मैत्सिनी ये उस समय के इटली के जो वर्ग समूह थे और जो सामाजिक लोग थे, चाहे वो मध्यम हुआ, चाहे कुलीन हुआ, चाहे निम्न हुआ, इस सारे सामाजिक वर्गों में जो अलग अलग विभेद था और जो है एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना थी, इन सब चीज़ों से ऊपर हट के सोचने वाला व्यक्ति था। वो पूरे देश को एक मतलब जो है एकता के सूत्र में बांधना चाहता था और वो पूरी पूरी ईमानदारी से अपने देश के प्रति समर्पित था। लेकिन उसने एकीकरण के रास्ते को क्रांति के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की और उसने अपने विचारों से और अपने कार्यों से लोगों को, खास तौर से युवाओं को और जो मध्यम वर्ग था उसको बहुत प्रभावित किया। और जिसके चलते उस इसके प्रयासों से इटली के हर एक वर्ग और छोटे छोटे जो राज्य समूह थे सब में क्रांति की लहर दौड़ गई। लेकिन क्रांति की लहर तो दौड़ी, लोग जागरूक तो हुए, लेकिन वो इतने एकीकृत और इतने इतने जो है एकता के सूत्र में नहीं बन सके कि पूरे इटली को एकीकृत कर पाएँ, पूरे इटली का एकीकरण कर पाएँ। वो इसमें नहीं सफल हुए और इस प्रकार ये जोसेफ मैस्सिनी का प्रयास बेकार हो जाता है। जब ये इस स्थिति बनती है और आगे बढ़ती है, क्योंकि जोसेफ मैस्सिनी के प्रयास के फलस्वरूप इटली में क्या हुआ, राजनीतिक रूप से लोग जागरूक हो चुके थे। लोग ये समझ चुके थे कि ये सारा का सारा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक ये अपना देश है। लेकिन वो अलग अलग वर्ग समूहों और अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे, जिसके चलते वो चाह के भी यूनिफाइड नहीं हो पाते थे। लेकिन उनके मन में एक विचार तो आ ही गया था कि पूरा देश अपना है। इसके बाद इसी परिस्थिति के बीच में वहाँ पे सार्डिनिया पीडमांट एक जगह है। सार्डिनिया पीडमांट के राजा जो है विक्टर इमेनुअल द्वितीय जो है वो सामने आते हैं और वो अपने प्रयास के माध्यम से इटली के एकीकरण का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में वो अपने मंत्री जो उनका होता है, कावूर नाम का उनका मंत्री होता है, उस मंत्री को ये कार्य करने के लिए भेजते हैं। काबूर जो है बहुत ही शिक्षित, योग्य और दूरदर्शी आदमी था। वो एक क्रांतिकारी नहीं था, वो एक बुद्धिमान था और दूरदर्शी आदमी था। समाज को समझने और इटली के वर्ग समूहों को समझने वाला वो व्यक्ति था जिसने अपना प्रयास शुरू किया। और उसने गैरिबाल्डी के नेतृत्व में 1859 में जो है उसने उसने ब्रुसेल्स को पराजित कर दिया। ब्रुसेल्स को जब उसने पराजित कर दिया तो इटली के
इटली के एकीकरण में जो सबसे ज़्यादा बाधा करने वाला जो देश था, ब्रुसेल्स, जिसका हस्तक्षेप इटली में बहुत ज़्यादा था, इटली में बहुत ज़्यादा था, उसको उसको वो इटली से दूर करने में सफल हो गया। सॉरी, वो ब्रुसेल्स नाम नहीं था, उसका नाम ऑस्ट्रिया है। मैं उस नाम को मिस कर गया था, और उसका नाम ऑस्ट्रिया है। और ऑस्ट्रिया को इटली से दूर करने में सफल हो गया, जिससे वहाँ का ना राजनीतिक और न सैनिक हस्तक्षेप इटली में नहीं हो सकता था। और जिसके बाद इसका प्रयास और आगे बढ़ता है। समय 1960 का आता है, जब अ, जब इमेनुअल विक्टर अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करता है, और कुंवर के ही माध्यम से वो स्पेन को भी हराने में सफल हो जाता है। इस तरीके से दो विखंडनकारी ताकतें जो इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा बाधक थीं, एक ऑस्ट्रिया के रूप में और एक स्पेन के रूप में, इन दोनों को वो हराने में सफल होते हैं। और इस तरीके से 1860 में इमेनुअल विक्टर द्वितीय जो है वो इटली का शासक बनता है। और 1870 का समय आते आते वो पूरे इटली के एकीकरण में सफल होता है। ये पूरे इटली के एकीकरण की प्रक्रिया होती है। ये एक प्रश्न था जिसका नाम था इटली के एकीकरण की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करिए, या इटली के एकीकरण के बारे में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हमने इस सेशन के माध्यम से दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसा एक और प्रश्न मिलता है, उसका नाम है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। अब देखिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच में समान भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या उपाय। जैसा हम लोगों को पता है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और उस क्रांति के पीछे की स्थिति क्या थी, वहाँ की वर्ग समूहों की क्या स्थिति थी, इन सब चीज़ों को समझने के बाद जो परिस्थिति बनती है, उसने ये बताया कि जैसे हमारे देश में हम अपने इस पूरे भारतवर्ष को मातृभूमि कहते हैं, वैसे इन क्रांतिकारी लोगों ने पूरे फ्रांस में जो है, फ्रांस के लोगों को, पूरे फ्रांस की भूमि को पितृभूमि, जैसे हम मातृभूमि कहते हैं, वैसे वो पितृभूमि के कॉन्सेप्ट को समझाने में सफल हुए। और इस पितृभूमि के कॉन्सेप्ट के चलते ही लोगों में एक जागरूकता आई, और वो देश के प्रति समर्पण की भावना उनके अंदर पैदा हुई। कहाँ की? फ्रांस के लोगों के प्रति। जी, एक क्रांति के माहौल के पहले की पृष्ठभूमि है जो तैयार की जा रही थी। अच्छा, उसके बाद क्या था, जो वहाँ का कुलीन वर्ग था, कुलीन का मतलब फ्रांस का जो धनी वर्ग था, उसको कुलीन वर्ग बोलते हैं। तो ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे, ये शासन सत्ता के बड़े लोभी थे। और इन लोभी लोगों ने जो वहाँ का एक धार्मिक नेतृत्व था, कहाँ का? फ्रांस का, जो प्रोटेस्टेंट धर्म का धर्मावलंबी था। जैसे ईसाई धर्म में दो मत चलते हैं, एक कैथोलिक धर्म को मानने वाले, कैथोलिक ईसाई को मानने वाले चलते हैं, और एक प्रोटेस्टेंट को मानने वाले चलते हैं। तो वहाँ पे जो धार्मिक वर्ग समूह था, वो प्रोटेस्टेंट को मानने वाला था। और प्रोटेस्टेंट और फ्रांस के उस समय के कुलीन वर्गों ने एक ऐसा गठजोड़ तैयार किया था जिससे वो फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जनमानस का शोषण करते थे। और इस शोषण के खिलाफ वहाँ का जो मध्यम वर्ग था, वो हर समय इसके खिलाफ खड़ा रहता था। इसलिए वो उन कुलीन वर्गों और फ्रांस के उन धार्मिक प्रोटेस्टेंट वर्ग समूहों के निशाने पर लगातार बना रहता था, जिसके चलते छुट-फुट वर्ग संघर्ष होता रहता था कि इनके बीच में कुलीन प्रोटेस्टेंट का एक वर्ग और जो मध्यम वर्ग का एक वर्ग, इन दोनों के बीच में लगातार संघर्ष बना रहता था। इस परिस्थिति ने भी फ्रांस की क्रांति होने के पीछे जो परिस्थिति थी, उसके पीछे एक प्रमुख कारण ये था। उसके बाद जब चीज़ें और आगे बढ़ती हैं, तो जो कुलीन थे, उनके प्रति उनका नज़रिया जो है मध्यम वर्ग के प्रति ये था कि ये बड़े तुच्छ और छोटे लोग हैं, और इन लोगों को हरदम हेय की दृष्टि से देखना है, और इनको कभी सम्मान नहीं देना है। ये एक जो है खुद के प्रति जो अपमानजनक सोच जो कुलीन वर्ग की थी, ऐसा मध्य वर्ग सोचते थे, और ऐसा वो महसूस भी करते थे, और ऐसा वो हर समय झेलते भी थे।
तो इसी मध्य वर्ग समूह ने फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ी भूमिका अदा की, सबसे बड़ी भूमिका अदा की, क्योंकि जो वहाँ का जनमानस था उसमें ज़्यादातर लोग मध्य वर्ग के ही थे। फ्रांस का जो तात्कालिक जनमानस था, तात्कालिक जो जनता थी, उसमें ज़्यादातर लोग मध्य वर्ग के थे। और इन लोगों की उन कुलीन वर्गों के प्रति जो नफरत थी, उसी नफरत ने फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। मैंने एक कारण तैयार किया जिस कारण के चलते वहाँ पे ये क्रांति ये क्रांति धीरे धीरे बनी। अब देखिए, पहली चीज तो हम समझ गए कि वहाँ पे जो सामाजिक वर्ग था, वो तीन कैटेगरियों में मुख्यतः बटा था। एक कुलीन था, एक मध्यम था और एक निम्न था। निम्न जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव में नहीं था, मध्यम वर्ग प्रभाव में भी था और वो निम्न वर्ग के आसपास था। और दूसरा क्या था, जो धार्मिक समूह था प्रोटेस्टेंट का वो कुलीन वर्ग के निकटस्थ होने के चलते वो मध्यम वर्ग को अपने प्रभाव के दम पे दबाने की कोशिश करता था। तो इस दबाव के चलते वो एक सामाजिक वर्ग जो है इस दबाव से खुद को आज़ाद करना चाहता था, जिसके जिसके चलते उसके अंदर एक क्रांति की भावना बलवती हुई। और इन सभी कारणों ने एक भयंकर क्रांति का रूप लिया जो 1789 में सामने आता है, जो हम लोग जानते हैं कि वो फ्रांस की क्रांति हुई। अब ये दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, कि क्रांति के पीछे के क्या कारण थे और समाज में जो भेदभाव था उसके क्या कारण थे। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पे, फ्रांस में भी जो जैसे छोटे छोटे बहुत सारे कई तरीके के राज्य थे और इन राज्यों को में अलग अलग भाषाएं प्रचलित थीं। और इन अलग अलग भाषाई विभेद के चलते और भाषाई अलगाव के चलते वो एक दूसरे का एकीकृत नहीं हो पाते थे। इसीलिए वो वर्ग समूह अलग अलग रूपों में बटा हुआ था। माने कोई जो अलग भाषा बोलने वाला है वो अपने वर्ग को प्राथमिकता देता था, जो दूसरी भाषा बोलने वाला है वो दूसरे वर्ग को प्राथमिकता देता था। तो ये स्थिति बनी। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट ने के समय पे चीज़ें ये हुई कि उसने पूरे फ्रांस को यूनिफाइड करने का प्रयास किया। काफ़ी हद तक वो सफल भी हुआ, लेकिन चीज़ें हरदम एक समान नहीं रहती हैं। जब कोई किसी समाज का या किसी वर्ग का जब उत्थान होता है, तो इस उत्थान के पीछे कोई कोई एक न एक वर्ग ऐसा होता है जो विकास की दौड़ में पीछे रह जाता है। और उसी दौड़ में पीछे रह जाने वाले मध्यम वर्ग ने इस क्रांति की रूपरेखा तैयार की, जो 1789 में फ्रांस की क्रांति के रूप में जाना जाता है। अब ये दूसरा प्रश्न भी हमारा क्लियर होता है। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं। एक प्रश्न आता है, दो कैरेक्टर हैं फ्रांस की क्रांति में, एक मारियाना और एक जर्मेनिया। मारियाना नाम की एक महिला है, उसको लेके, और जर्मेनिया नाम की भी एक महिला है, उसको लेके फ्रांस की क्रांति में इनका क्या मैसेज है, ये क्या संदेश देते हैं, उसको समझेंगे। मारियाना जो है ये एक ऐसी महिला है जो उस समय नारी सम्मान की प्रतीक बन चुकी थी। कहाँ के समाज की? फ्रांस के समाज की। बाद में यूरोप में भी इस नाम को बड़े प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। मारियाना एक्चुअल में ये एक ग्रीक भाषा में जो है, जैसे अपने यहाँ जो है दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, बहुत मतलब जो महिला रूप में जो देवियां हैं, उसी तरीके से ये फ्रांस या यूरोपीय संस्कृति में महिला रूप की एक देवियां हैं, जिनको इस क्रांति में एक आइकॉन के रूप में सामने प्रस्तुत किया गया। और इनके माध्यम से लोगों के बीच में एक नारी सशक्तिकरण का संदेश देने का प्रयास किया गया, और वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। उसके बाद हम आते हैं जर्मेनिया को। जर्मेनिया क्या है? जर्मेनिया एक ऐसी महिला हैं जिनके ये प्रतीक स्वरूप हैं, ये दोनों चरित्र प्रतीक स्वरूप हैं यूरोपीय संस्कृति में। जर्मेनिया क्या है? ये एक प्रतीक स्वरूप हैं जिनके एक हाथ में वो तलवार लिए हुए हैं और उनका एक पैर आगे की तरफ है। ये एक मूर्ति के रूप में आप गूगल करोगे जर्मेनिया तो दिख जाएंगी। और उनके एक हाथ जो तलवार लिए हुई हैं, उस तलवार पे ये लिखा हुआ है कि जर्मेनिया
जर्मनी में बहने वाली राइन की रक्षा करती हैं। जर्मेनिया जर्मनी में बहने वाली राइन की रक्षा करती हैं। राइन क्या है? यूरोप की सबसे प्रमुख नदी है। राइन जो है, जैसे अपने यहाँ गंगा नदी का वैल्यू है, वैसे ही वहाँ पे जो है ये राइन नदी का बहुत महत्व है। इसलिए ऐसा उनके तलवार पे लिखा हुआ है, और उनके सिर के ऊपर एक ताज लगा हुआ है, जो एक उन लोगों का एक फूल है, उसको बोलते हैं बलूत। एक बलूत का पेड़ है, उसकी पत्तियों से बना के वो एक मुकुट बनाया जाता है, और उस मुकुट को वहाँ की संस्कृति में, जर्मनी की संस्कृति में वीरता का प्रतीक माना जाता है। वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो जो जर्मेनिया है वो उस बलूत के पत्ते से बने हुए मुकुट को अपने सिर पे धारण करती हैं, और अपनी तलवार को ली हुई हैं, जो राइन की रक्षा करते हुए प्रतीत होती है, और सिर पे वीरता का ताज लिए हुए होने के चलते वो वहाँ के लोगों की वीरता की भावना को भी प्रदर्शित करती हैं। कहाँ की? जर्मेनिया एक सिंबॉलिक है, किस जगह की? जर्मनी की। और मारियाना क्या है? मारियाना एक प्रतीक है, ये फ्रांस की संस्कृति की। तो इस तरीके से इन दोनों कैरेक्टर के बारे में भी हम लोग जाने, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में हमको समझना है। क्या है जर्मनी का एकीकरण, किस प्रकार से हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो है, जर्मनी का एकीकरण नेपोलियन ने खुद के समय में कर दिया था। नेपोलियन ने जर्मनी का एकीकरण पूरी तरीके से किया था। उसने संपूर्ण जर्मनी को मिला के एक जर्मन संघ बनाया था। तो नेपोलियन ने काफ़ी हद तक जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका घुमाई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रमुख कारक दिए हुए हैं, जिसमें जर्मनी के एकीकरण के जो सीक्वेंस है, जो चरण हैं एकीकरण के, उनको बताया गया है। एक बताया गया है प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देखिए, जब जर्मनी के लोगों को ये स्वतंत्रता दे दी गई कि वो खुद के विचार और भावनाओं और तात्कालिक परिस्थिति को जो है अखबार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, और अपने विचार को कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी भावना थी जिसने जो है जर्मनी के एकीकरण की नींव रखी। पहले विचार स्वतंत्र हो पाए तभी तो हम किसी को स्वतंत्रता दे पाते हैं। तो ये उसी कड़ी का हिस्सा है। अगला हम जानेंगे कि संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। अब देखिए, जब लोगों के विचारों की स्वतंत्रता हो जाती है तो उसके बाद लोगों का जनमत तैयार होता है, और जब जनमत तैयार होता है तो जनमत के माध्यम से एक नेता तैयार होता है। तो नेताओं को कार्य करने के लिए एक संसदीय व्यवस्था बनती है। जो संसदीय व्यवस्था बन जाने का मतलब होता है कि देश को चलाने के लिए एक केंद्रीय सत्ता के लिए स्थापित स्थान, यही संसदीय व्यवस्था का आधार है। दूसरा हम समझते हैं राष्ट्रीयता की भावना का जागृत होना। अब जर्मनी के एकीकरण के लिए राष्ट्रीयता का भावना का जागृत होना। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा योगदान है कि 1848 में जो जर्मनी का मध्यम वर्ग है, 1848 में जो जर्मनी का मध्यम वर्ग है, उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना और देश के प्रति समर्पण की जो भावना थी वो इतने ज़्यादा थी कि इसने बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए भी अपने देश को एकीकृत करने में प्रमुख भूमिका अदा की। समस्याएं क्या हैं? जैसे शासन सत्ता के कुलीन वर्ग का उनको समर्थन नहीं मिलता है, न उनके पास बहुत ज़्यादा सुख साधन और जो है संपत्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी समस्याओं से भी ग्रस्त हैं रोजमर्रा के। और उसके बाद जो कुलीन वर्ग है, यानी जो उच्च वर्ग है, यानी जो पैसे वाले लोगों का वर्ग है, वो उनकी उपेक्षा का भी शिकार होते हैं। फिर भी वो देश के एकीकरण की इच्छा रखते हैं, इसीलिए वो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं, और उन लोगों के साथ भी वो चलने के लिए तैयार हैं जो उनको सम्मान नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी देश और समाज के लिए एक होने का, जो उस समय भी दिखाई दिया कहाँ? जर्मनी में। अब एक अगला टॉपिक होता है राष्ट्र राज्य बनने का प्रयास। अब देखिए, 1848 में जो जर्मनी के छोटे छोटे राज्य थे, इन सारे राज्यों ने मिलकर एक संघ का रूप लिया,
1848 में जो जर्मनी के छोटे छोटे राज्य थे, इन सारे राज्यों ने मिलकर एक संघ का रूप लिया, और जब ये सारे राज्य मिलेंगे तो एक संघ बनेगा, और जब एक संघ बनेगा तो पूरा जर्मनी एक एकीकृत रूप में दिखाई देगा, जिसको जर्मनी के एकीकरण के रूप में जाना जा सकता है। दूसरी चीजें क्या है, एक उदारवादी विचारधारा का उद्भव। देखिए, ये उदारवादी विचारधारा ही तो है कि जर्मनी के समाज का जो मध्यम वर्ग है वो तमाम समस्याओं के बावजूद भी कुलीन वर्ग का साथ देता है और निम्न वर्ग का लगातार सहयोग करते रहता है। तो ये बताता है कि उनका विचार उदार था, और वो उदारवादी विचार ही था जिसके चलते वो उपेक्षा के शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन अपने देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रश्न और भी आता है, भूस्वामियों का समर्थन। चीजें यहां पे ये देखने वाली हैं कि उस समय क्या था, जो कुलीन वर्ग था वो अपने कार्यों को कराने के लिए तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पे दबाव तो बनाता था, लेकिन जब ये एकीकरण की बात आई तो जो वो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जो कुलीन वर्ग थे, जो धनी वर्ग थे, इन्हीं के पास जमीनें थी, तो इनका सहयोग और समर्थन सभी वर्गों को मिलना शुरू हो गया। और किस रूप में ये सहयोग और समर्थन मिलना शुरू हो गया? देखिए, प्रसा है जो आज का ईरान देश है, उस समय उसको प्रसा बोलते थे। तो प्रसा में क्या है, ऑटोमान बिस्मार्क। प्रसा में जो है प्रसा का चांसलर जो है ऑटोमान बिस्मार्क को बनाया गया। अब क्योंकि प्रसा का जो राजा था वो विलियम था। प्रसा का राजा, प्रसा के असल में प्रसा की कहानी ये थी कि प्रसा में जो ड्यूक विक्टर नाम के एक वहां के राजा थे, तो राजा पड़ गए बीमार। राजा जब बीमार पड़ गए तो उन्होंने अपने भाई विलियम को वहां की शासन सत्ता सौंप दी। विलियम क्या है, विलियम जो है ये चाहता था कि वो जर्मनी के लिए कुछ करे, जर्मनी में जो और देशों का हस्तक्षेप है उसे रोके, और प्रसा के सहयोग से जर्मनी का एकीकरण हो, वो ये चाहते थे। और जो है जब ये बिस्मार्क जब प्रसा का चांसलर बना, तो जो बिस्मार्क था असल में ये बड़ा क्रांतिकारी, ये अपने देश के सुभाष चंद्र बोस जैसा था। ये हमारे देश के जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ये किसी भी हालत में देश को एक करना और देश को आजाद कराना चाहते थे। उसी तरीके से जो ऑटोमान बिस्मार्क था, ये किसी भी तरीके से जर्मनी का भला करना चाहता था, जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। इसके लिए ये प्रसा का सहयोग लेने में कोई भी गुरेज नहीं करना चाहता था। लेकिन प्रसा के जो राजा थे उस समय, विलियम, वो मजबूर थे, क्योंकि उनके देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, उस समय की परिस्थिति बस कमजोर